नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है और बात 25 में आज हम एक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा कर लेते हैं कि जो नेवल बेस बना रहा है भारत निकोबार में, अंडमान निकोबार आइलैंड में, जहाँ से कि जिसकी आवश्यकता बहुत लंबे समय से रही है, लेकिन किन्हीं कारणों से ये हो नहीं पाया। तो अब ये एक प्रतीक्षित जो फैसिलिटी है, जो कि नेवल फैसिलिटी है, वो स्थापित हो रही है। वो किस तरह से उस क्षेत्र की राजनीति को, जियोपॉलिटिक्स को उसको प्रभावित करेगी, तो उसकी बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया है उसी क्षेत्र में, और ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर और उन क्षेत्रों में काम कर चुके, उन परिस्थितियों को, उन क्षेत्रों में को देखे पहचाने डॉक्टर नीरज रावत साहब को। तो नीरज साहब को अब जोड़ते हैं और ये चर्चा को आगे चलाते हैं। नीरज जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मोहन जी। बात 25 के दर्शकों को भी सभी को नमस्कार। और तो आज नीरज जी 10-15 आज दिन का बाद दोबारा मिले विषय, हैं हाँ जी। काफी समय हो गया जी। तो ये जो अंडमान निकोबार में भारत की ओर से जो नेवल बेस बनाया जा रहा है, तो उसकी तो एक बहुत लंबे समय से एक सामरिक आवश्यकता थी, लेकिन जिस तरह से कारण कोई भी रहे हो, बेसिकली तो राजनीतिक या कि आइडियोलॉजी के क्षेत्र में, या एक तरह से लापरवाही कह सकते हैं कि ये किया नहीं गया। तो अब जब भारत 3.1 ट्रिलियन डॉलर की तो इकोनॉमी बनने जा रहा है, और थर्ड लार्जेस्ट कहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं उनके आंकलन के हिसाब से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, तो उसको बहुत सारी चीजें करनी होंगी, जिसमें सामरिक महत्व की और स्ट्रेटेजिक एलिमेंट जिनमें है उनको भी विकसित करना होगा। तो इस विषय में आपने उस क्षेत्र को अच्छी तरह से देखा है, ये मलाक्का स्ट्रेट क्या है, और इसमें से किस तरह से कहते हैं कि चाइना का जो ऑयल एनर्जी नीड है करीब 60-80% वहां से जाती है, और ट्रेड भी एक बहुत बड़ा 60% का हिस्सा इस जगह से जाता है। तो यहाँ पे ये पोर्ट स्थापित होने से पहले तो हम समझे कि इसकी आवश्यकता क्यों है। जो डॉक्टर नीरज साहब, आप इस मामले में हमें बताएं कि इसका क्या महत्व है, और अब तक की ये किस तरह से क्यों नहीं हो पाया, और इसके होने से क्या क्या जो है लाभ भारत को आगे हो सकते। मतलब जी देखिए, सबसे पहले मैं इस पे यही शुरू करते हैं कि मलक्का स्ट्रेट एक चैनल है जो बेसिकली सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में जो समुद्री रास्ता है व्यापार का, समुद्री जहाजों के लिए जो आने जाने चलने का रास्ता है, तो इनके बीच में जो ये रास्ता छोटा सा बसता है समुद्र का, जैसे एक सुएज कैनाल उधर आती है, ऐसे ही अपने ईस्ट में ये मलक्का स्ट्रेट है जो एक बहुत नैरो स्पेस बसता है शिप्स के लिए निकलने का, चलने के लिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और वेरी बिजी रूट है। ये सी रूट के नाम पे ये बहुत बिजी है। यहाँ पे आप सिर्फ चाइना का ही नहीं, आप इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, किसी भी कंट्री का ट्रेड अगर आप देखेंगे तो वो मैक्सिमम ट्रेड इसी रास्ते से पास होके फिर इंडियन ओशन से होते हुए अफ्रीका और यूरोप और आगे तक, मतलब इस रूट को लेते हैं। ये एक समुद्री, मतलब बड़ा वेल नोन, वेल एस्टेब्लिश्ड सी रूट है फॉर द ट्रेड एक्टिविटीज। तो ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है, और बहुत पहले से ही अंडमान निकोबार का जो संपूर्ण द्वीप समूह है, 500 से ऊपर जो आइलैंड्स हैं जिसमें, वे भारत के मतलब भौगोलिक क्षेत्र में आते हैं, बहुत पहले से आते हैं, अब से नहीं आते हैं। तो अभी जब ये आपने बात कही कि अब भारत एक वहां पर नेवल बेस बनाया जा रहा है, उसका क्या महत्व है। देखिए मेरा मानना क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि वहां पहले से नेवी नहीं रहती थी। पहले हमारी नेवी ज्यादातर अंडमान, जो यू कैन से नॉर्थ का जो समूह है आइलैंड, वहां पर तो हमारा नेवल बेस पहले से ही था। अब सबसे बड़ी बात क्या हुई कि निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का जो एक्सट्रीम सदर्न पॉइंट है, दैट इज ग्रेट निकोबार।
और वो एक थोड़ा सा साइजेबल आइलैंड भी है। तो वहां पर इस वक्त हम लोग, हमारी सरकार ने सोचा है कि वहां पर एक अच्छा खासा नेवल बेस बनाया जाए। तो आई थिंक यह कार्य, अगर आप मुझसे पूछें अगर भारतीय होने के नाते, ये तो देखिए किसी भी कारणवश सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से उस ट्रेड के साथ जुड़ी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज निकलती है उनको एनकैश करने के लिए, ये तो हमारी पूर्व की सरकारों ने ये बहुत पहले इसको प्राथमिकता देनी चाहिए थी। लेकिन ना तो हम पूर्व की तरफ इन चीजों के लिए कभी देखते थे, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, ना उन देशों को हम अपनी महत्वता देते थे। सामरिक तौर पर आज हमको ये पता चला है, इस सरकार के टाइम में लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी है, या जो भी कारण कहिए कि अब दुनिया थोड़ी छोटी हो गई है बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट, तो आपको कई चीजें आदान प्रदान बहुत तेजी हो रही है। तो आज हम मलक्का स्ट्रेट की बात कर रहे हैं, लेकिन मलक्का स्ट्रेट में, क्योंकि मैं उस रीजन में रहा हुआ हूँ और मैं स्ट्रेट को थोड़ा समझता हूँ, मैंने कोरियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी जब काम किया था तो भी मतलब इसी रास्ते के बारे में बातचीत होती थी। जो ट्रेड होता था वो तो रास्ता यही बनता है ना वहां पे आगे बढ़ के जाने के लिए। तो अब ये चाइना ने जब से इस पे अपनी इंपॉर्टेंस दी थी, और मलक्का स्ट्रेट का जो एक थोड़ा सा चाइना जब स्ट्रांग नहीं था तो वो किसी भी तरह से कंप्रोमाइज करके आगे बढ़ने का अपना ट्रेड आगे कर रहे थे। लेकिन ट्रेड अगर आप कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट में जो एज पर यूएन रेजोल्यूशन उसकी जो सिक्योरिटी का जिम्मा स्टेट का है, वो इन 3 देशों की नेवी के पास आता है, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। हालांकि ये कंट्री, क्योंकि इट्स ए कॉमन इंटरेस्ट, तो इंडियन नेवी यूज्ड टू बी द लार्जेस्ट नेवी फ्यू इयर्स बैक, जब चाइना इतना बड़ा नहीं हुआ था। तो उस वक्त मैं जब सिंगापुर में, तभी ये बातें होती थी कि भाई सिंगापुर गवर्नमेंट इज सीकिंग हेल्प फ्रॉम इंडिया, इंडियन नेवी, और वो मतलब हमारा रोल बनता था करने के लिए। तो मेरा उसी में मानना है कि आज अगर हम आर्थिक दृष्टि से जो मजबूत हुए हैं, तो ये हमारा एक ऑब्वियस रहना चाहिए कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज टू एनकैश द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी और टू प्रोवाइड ट्रेडिंग सर्विसेज टू वेरियस शिपिंग कंपनीज विच आर पासिंग थ्रू दैट रूट। उसके लिए अगर निकोबार में रह के हम लोग अपनी सिक्योरिटी बेस को मजबूत करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी बेस का तो देखिए सबसे बड़ा पॉइंट यही आया है कि जो चाइना ने इंडियन ओशन पे अपना यही एक्सक्यूज दिया था, उसने अपनी जब जो जिसका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात करते हैं कि वो उससे जो क्रिएट करना चाहता ग्वादर, कोलंबो और म्यांमार की इस तरफ में, कि भाई हम भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए ही और उस रूट को सिक्योर करने के लिए हम बैठ रहे हैं। तो भाई आपने उसको इतना बढ़ने क्यों दिया था? आप कमजोर हो तो दूसरा आदमी अगर कुछ कर रहा है, तो ये तो हमारी उस सबकी कमजोरियां थी। अब इस सरकार ने अगर इसका संज्ञान लिया और इसकी इंपॉर्टेंस समझी, तो मेरा मानना है कि स्ट्रेटेजिकली ग्रेट निकोबार आइलैंड की पोजीशन इतनी इतनी स्ट्रांग है कि मैं आपको इसका बताता हूं कि ये जो इंडोनेशिया का एक्सट्रीम ईस्टर्न जो नहीं वेस्टर्न जो उसका पॉइंट है, जो इंडिया की तरफ है, आचे, ACEH करके सिटी है, आचे सिटी, कभी आपने उसका नाम सुना होगा। वहां भी कई बार एक बार भूकंप के झटके आए थे। वो फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम ग्रेट निकोबार। तो आपका इंडोनेशिया के साथ हमेशा ही हमारा एक हिस्टोरिकल कल्चरल बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहा हुआ है। और इंडोनेशिया जैसे देश तो बहुत पहले से मतलब ये चाहते थे कि इंडिया शुड प्ले स्ट्रॉन्ग रोल। फिर आप नॉर्थ में अगर आप थोड़ा ऊपर देखेंगे आचे के ऊपर, तो वहां पर थाईलैंड और उधर बर्मा की थोड़ी सी एक बॉर्डर नीचे भी आता है। तो थाईलैंड में ऑल्सो वेलकम, वहां तक अगर आप आ रहे हो। बाकी आपका मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इस जगह से जो आपके रिलेशंस हैं इस वक्त, और उस ट्रेड को कैसे सिक्योरिटी प्रदान करना, इंश्योर करना, और क्या क्या हम सर्विस दे सकते हैं, वो एक इशू रहना चाहिए। और इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से यस, दैट वी हैव टू सिक्योर आवरसेल्व्स। तो ईस्ट की तरफ से चाइना को स्ट्रांगली अगर आपको काउंटर करने के लिए, वो एक बेहतरीन पोजीशन है। तो आई एम टोटली फॉर इट दैट इंडिया मस्ट एक्सरसाइज इट्स राइट, इट इज अवर देयर ओन लैंड। हम किसी की और जमीन पर अतिक्रमण तो कर नहीं रहे, हमारा अपना आइलैंड है। हम उसकी जो भी उसके जंगल हैं उनको बचाते हुए, 100% कंट्रोल करते हुए, कॉमन पीपल के लिए बहुत लिमिटेड एक्सेस हो, या तो रिलेटेड टू ट्रेडिंग सर्विसेज हो या डिफेंस का हो, ये मेरा ऐसा मानना है। और ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हमको कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरत भी नहीं होती है।
और न ऐसे झूठे एक्सपर्ट्स की जो इधर उधर बैठकर, जैसे एक उस आर्टिकल में जो आप जिक्र कर रहे थे कि भाई मीर जाफर ने ही पहले अंग्रेजों को घुसाया था और अभी इंडिया में वो मीर जाफर हैं जो इस तरीके के स्टेप्स को कहेंगे कि अरे इंडिया को इसको करने की क्या जरूरत है, और ये मतलब इट्स अननेसेसरी वेस्ट ऑफ मनी या कुछ भी, ये इसकी इससे तो और वो बायो जो है वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी, वहाँ की मैरीन जो लाइफ है वो डिस्टर्ब, ये सब दीज आर ऑल पीपल दोज हु हैव नो लाइकिंग फॉर द कंसेप्ट ऑफ भारत, ये वो सारी करते हैं। लेकिन हमारा जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट है, उसमें ये नेवल बेस बनना बहुत बहुत आवश्यक है। तो आपने तो उस क्षेत्र में काम किया है, वहां के लोगों से मिले हैं, तो वहां के आम जनता में या प्रोफेशनल्स में जो कुछ कई चीजों को समझते हैं शायद, तो उनके बीच में भारत और चीन की जो एक देश के रूप में जो छवि है, उसके बारे में आपका क्या आकलन है, आपके क्या अनुभव है? देखिए, अगर आप कल्चरल तौर पर और जो हमारा गवर्निंग सिस्टम है इंडिया का, उसके तौर पर अगर आप देखें तो वेदर इट्स इंडोनेशिया, वेदर इट्स मलेशिया और इवन सिंगापुर फॉर दैट मैटर, उधर का थाईलैंड का भी आप जोड़ सकते हैं उसमें, तो वो सभी देश चाइना से, उसकी मिलिट्री पावर से, उसके उस एटीट्यूड से, एग्रेसिव एटीट्यूड से कोई भी खुश नहीं रहता है। इंडिया का क्या है, इंडिया के साथ हमारे पुराने बहुत संबंध रहे हुए हैं। आपके इंडोनेशिया के साथ आप देखिए, वहां वो कल्चर हमारा इंडियन कल्चर ही है, उनका उस देश का नाम इंडोनेशिया बताता है कि भाई वो हमारे साथ कितने स्ट्रॉन्ग लिंक है। हाँ, लेकिन क्योंकि हमने उसको बहुत सालों तक इग्नोर उस पर डाल रखा था, हम उसको उतनी तवज्जो नहीं देते थे, ये हमारा एक वो था, दैट इज व्हाई वी लेट चाइनीज पीपल गॉट इनटू इट। तो फिर देखिए, ट्रेड से अगर किसी भी देश को, किसी भी अर्थव्यवस्था को फायदा हो रहा है तो कोई उसको लाइक क्यों नहीं करेगा। तो चाइना के साथ ट्रेडिंग और जो भी उसके साथ एक उसका बिग ब्रदर वाला एटीट्यूड रहता है उस देश में, वो लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक दूसरा ऑल्टरनेट या उसके प्रति एक और रखते हैं कि भाई वी डू नॉट वांट एक्सक्लूसिविटी बाई चाइना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसी रूट पे अगर आप थोड़ा सा आगे हो जाए, एक मैं बहुत बोलता हूँ कि स्ट्रेटेजिकली जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट देश है जिसपे ध्यान रखना चाहिए, जैसे निकोबार में आपका एक बार नेवल बेस स्ट्रांग होता है, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी लाइज विद फिलीपींस, क्योंकि वियतनाम जो एक और बीच में आता है देश, जो उधर साउथ और ईस्ट वियतनाम सी के साथ जो एक्सेस उसको स्ट्रेटली आइलैंड तक जहां जाती है, मिलती है, तो वो तो हमारा मित्र देशों में है ही है, और वो एंटी चाइना है बहुत बड़ा। तो फिलीपींस also has a huge potential to be a good partner of India and to be a very good base for us to counter China from economic point of view as well as from defense point of view as well. तो आप देखिए, वहां पर अभी तक फिलीपींस का जो टोटल सपोर्ट रहता है वो अमेरिकन का ही रहता है। अभी अमेरिकन ने दोबारा अपना बेस क्रिएट कर दिया है। मैं जब था तो जैसे उन्होंने साउथ कोरिया में बेस क्रिएट कर रखा है इतेवॉन के ऊपर, ऐसे ही उन्होंने फिलीपींस में जो सुबिक बे थी वो पूरी उन्हीं के पास में थी, उनकी नेवी बे का बेस था, बीच में हट गया था, लेकिन अभी कुछ महीने पहले मैंने सुना था कि उन्होंने दोबारा उसको एक्सेस दी है टू बी मोर सिक्योर अगेंस्ट चाइना, बेसिकली क्योंकि चाइना का डिस्प्यूट इन सारे देशों के साथ है स्प्रेटलीज आइलैंड के वजह से, क्योंकि वहां पर बताते हैं गैस और इसका ऑयल का बेहद मतलब बड़ा भंडार है, प्लस वो जो रूट बनता है वहां से मलक्का स्टेट से होते हुए, वो ट्रेडिंग रूट है, बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज, कॉमर्शियल एक्टिविटी वहां इतनी ज्यादा हो सकती है, उससे इनकम होती है आपके, तो उस अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए इस तरह के सामरिक हैं। तो उन देशों में हमेशा थी, सिंगापुर, और जब मैं बेस था सिंगापुर मलेशिया में, दे ऑलवेज यूज्ड टू एक्सेस कि भाई नो, इंडियन नेवी हैज टू प्ले अ बिगर रोल, और ये इंटरनेशनली आता था भी जो उस वक्त अगर आप आईडीएसए के उस टाइम के हमारे जो संस्था है इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, आप उसके उनके जर्नल्स आप देखेंगे तो कई बार बड़ा मतलब उसमें जिक्र होता था कि ये रूट जो है, और इंडियन नेवी यूज्ड टू बी द बिगेस्ट नेवी इन एशिया, चाइना से बड़े होते थे हम, आज से करीब 10-15 साल पहले तक की। तो चाइना ने तो नेवी बाद में बड़ी गिरी, पहले तो अपनी आर्मी और एयरफोर्स पे लगा हुआ था,
हमारे पास उस वक्त 2 होते थे एयरक्राफ्ट कैरियर एक टाइम में, चाइना के पास उस वक्त 1 था खाली। तो हम लोग उनसे आगे थे, और दैट इज वाई इवन यूएस बहुत दिनों तक कहता रहता था कि भाई इंडियन नेवी हैज टू play a bigger role, and that's what they meant, to provide security to all these trading activities, commercial activities, and to have Indian Navy intervention. And now, because US bloc and this Quad, they all need Indian Navy support. So Great Nicobar is going to play a bigger role, because from there only you will have an access towards Indo-Pacific region पे जिसके लिए क्वाड बनाया गया है. तो ग्रेट निकोबार आइलैंड इज गोइंग टू प्रोवाइड अ सॉलिड बेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो एक यू कैन से मिलिट्री स्ट्रेंथ और इवन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ विल बी फेल्ट इन आसियान कंट्री, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सभी देश, जब आपका वहाँ स्ट्रॉन्ग नेवल बेस होगा, आप देखिएगा उसके बाद हमारी पोजीशन और हमारे जो उनका एटीट्यूड है वो और भी बदलाव होगा. और वो अंदर ही अंदर उनकी सरकारें तो इस बात के लिए बहुत खुशी है, उनको किसी को तकलीफ नहीं है. अदरवाइज आचे सबसे पास है, अगर इंडोनेशिया को कोई खतरा महसूस होता तो वो अपोज करता ना, लेकिन वहां से आज तक कोई आवाज नहीं आई है. जो थोड़ी बहुत आवाज आ रही है वो चाइना से आ रही है. चाइना के जो पेड उनके जो मीर जाफर यहाँ उन्होंने यहाँ खड़े कर रखे हैं, वो थोड़ा बहुत जरूर कुछ बोलेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त गवर्नमेंट को या जो हमारा इंटेलिजेंस एडमिनिस्ट्रेशन, दे शुड जस्ट इग्नोर सच वॉइसेस. ये भाई नेशनल इंटरेस्ट है हमारा, हमको करना है, और दिस इज अ वेरी डिलेड एक्शन, बट इट्स अ वेलकम एक्शन. द गवर्नमेंट शुड डू एंड गो अहेड. तो एक इसमें जब ये अब हो रहा है और इसके होने के बाद भी जो कई तरह से जो बताया जा रहा है कि उसका विरोध करना शुरू किया, उसका विरोध के तो कारण है कि एक तो वहाँ की जैसा भी आपने उसकी ओर इशारा किया कि कवर जो लिया जाता है, एनवायरनमेंट का कवर लिया जाता है, और उस इशू पे डाल करके कि हमें ये मतलब स्ट्रेटेजिक इशू तो आपका कोई है ही नहीं. तो एक ये जो मुख्य बात है कि चाहे चाइना के बॉर्डर के साथ की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात हो, या ये भी एक सबकी समझ में आता था कि ये यहाँ पे बातें बहुत दिनों से चल रही है, शुरुआत अब हुई है. तो ये क्या कारण रहे होंगे, मतलब जो भारत की जो टॉप जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, तो उसमें किस तरह की क्या फोकस की कमी है, या कि वो ये जो नॉन अलाइंड का भूत है कि हम बाबा जी बन जाए, हम अपना किसी इंटरेस्ट को ध्यान ना रखें और हम एक तरफ खड़े रहें. तो ये जो एक जो पुराना जो ये बाबाडम का जो रोग भारत में चला हुआ है, उसको हवा आज भी दी जा रही है. तो वही अनकंसर्न रहेंगे हम, पॉलिटिकल उससे ग्रुपिंग में शामिल नहीं होंगे, चाहे हमारा नुकसान हो जाए, क्योंकि हम तो यहाँ भी नहीं जाएंगे, हम तो यहाँ भी नहीं जाएंगे. मतलब जो कमर्शियल इंटरेस्ट है और जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उनको सेक्रीफाइस करने का एक तरीका रहा है, और उसी में महान बनने की परंपरा को स्थापित किया जाता रहा है. देखिए, किसी भी छोटे समूह को आप कोई लाभ अगर प्रदान करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम इस तरह के बाबा के भाई हम तो सब कुछ ही, हमको इसकी भी जरूरत नहीं है. जैसे हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कह दिया था कि आर्मी तो व्हाइट एलिफेंट है. तो आप ये कह के बाबा ले लिया आपने 2-4 जगह से. अरे बाबा क्या यार, क्या मतलब कि मानवतावादी प्रधानमंत्री है, बहुत सी बात है उस समय के लिए आपने कह दिया उससे. लेकिन हुआ क्या, आपके अपना राष्ट्रीय जितने भी आपके इंटरेस्ट थे वो सब सत्यानाश हो गए. तो अभी भी जो कुछ लोग हैं, देखिए, वो उनका ये विजन, उनकी ये ड्यूटी नहीं है कि वो नेशनल इंटरेस्ट की बात करें. वो फ्रीलांसर्स हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं. अब ऐसे लोगों को जिस राज्य में, जिस व्यवस्था में इतना अधिक बोलने की छूट दे रखी है, उनको फिर पनपाने वाले हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो भारत को कभी एक शक्तिशाली, एक शांति के साथ रहने वाला देश जो नहीं देखना चाहते हैं. ऐसी बहुत सारी ताकतें होती हैं, क्योंकि जब भारत कमजोर रहेगा तभी वो आसपास कुछ दूसरी गतिविधि चला सकते हैं, हमारे पास, हमारे ऊपर हर तरीके का राज कर सकते हैं, फाइनेंशियली एज वेल एज पॉलिटिकली एज वेल, हर तरीके से. तो हम जब अशांत रहेंगे तो आसपास लोगों में, मतलब जो हमारे विरोधी हैं या जो हमारा बुरा चाहते हैं, उनमें खुशी रहती है.
तो ऐसे लोग हमारे समाज में, हमारे उस पढ़े लिखे तबके में से किसी को छांटते रहते हैं, उनसे कुछ बोलते रहते हैं, तो वो यही एक्सक्यूज देते हैं, कभी एनवायरमेंट का ले लेंगे, कभी ह्यूमन राइट्स का ले लेंगे, कभी इकोलॉजी की कुछ बात कर देंगे, कभी कार्बन बॉर्डर टैक्स की बात लेकर। अब जब यूरोप कार्बन टैक्स की बात कर रहा था, कार्बन बॉर्डर टैक्स की अभी, लेकिन आप देखा ना, आपने सुना कि मोदी का जो मोदी जी का अप्रोच है विच इज नेशनलिस्टिक है, भाई मेरे को अपने नेशनल इंटरेस्ट लेने हैं। तो उन्होंने उसका जब जवाब दिया कि भाई ठीक है, वी आर डूइंग दिस देन वी आर गोइंग टू रिटेलिएट, उसमें शायद मेरे से कुछ घंटे भी नहीं बीते हैं, यूरोपियन यूनियन हैज कम टू इट्स, अरे नहीं नहीं, वी आर रेडी टू वर्क विद यू, वो आगे लाइन पे ना। तो यही है साहब कि देखिए, निकोबार मेरी जगह था, मेरा आइलैंड है, मेरा देश का हिस्सा है, और मेरा देश वहां से शुरू होता है, तो वहां से मुझे समुद्री लोगों को सुरक्षा ही प्रदान करनी है। अगर मेरा नेवल बेस इज वेरी वेरी नीड टू अस, और बड़ा साइजेबल एक है। दूसरा, जिनको ये खतरा है कि सब एनवायरमेंट को भाई क्या खतरा करेंगे, हम कोई बम ब्लास्ट थोड़ी करने जा रहे हैं। चाहे हम अपनी डिफेंस के लिए मैं वहां मिसाइल तैनात करूंगा, लेकिन रोज मिसाइल वहां थोड़ी फोड़ने वाला हूं। तो ये तो हमको जस्टिफिकेशन देना है। यूएन में जब कोई आएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो देयर आर वेज टू डिफेंड इट। एनवायरमेंट की बातें करके सिर्फ आर्टिकल लेके देश के कुछ लोगों को आप कंफ्यूज कर सकते हो, ऐसे लोग। लेकिन मेरा मानना है, हम इस प्रोग्राम के माध्यम के भारत के उन प्रशासन से संबंधित लोगों को, सरकार के संबंधित लोगों को, आर्मी के लोगों को, डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों को हम ये अपना संदेश देना चाहते हैं कि हम आम नागरिक, जिम्मेदार नागरिक, आपके साथ पूर्णतः साथ खड़े हुए हैं। आपको ग्रेट निकोबार में फुल फ्लैजेड एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेवल बेस, मिलिट्री बेस और एस्पिनोज सब कुछ बनाना चाहिए। जो अभी तक नहीं बनाया उसकी सरकार पूरा करे, और ऐसे लोगों की बहुत आवाज बहुत कम है जो इसका विरोध करते हैं। अगर वो करते हैं, विरोध करना चाहते हैं, तो कभी आए, हमसे खुलकर डिबेट कर लें। वी आर रेडी। बात 25 पे आए, कहीं और आए, किसी और प्लेटफॉर्म पर वो आए, अगर उनके पॉइंट में स्ट्रॉन्ग, उनके स्ट्रेंथ है, लेट पीपल नो, लेट पब्लिक नो अबाउट इट। वी आर रेडी टू डिस्कस इट। नहीं, लेकिन एक जो एक देखिए, वो तो राजनीतिक जो नारेबाजी है उसमें तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी जो लगातार कहा जा रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तो सब सरकारें कुछ न कुछ करती हैं। लेकिन जो अमूलचूल परिवर्तन है जो हमारे सामने दिख रहे हैं कि आप जो है, आपने आपकी जो जीडीपी है उसमें जो बढ़ोतरी हुई है, धीरे प्रगति चल रही है, पे आगे चल रहा है और तीसरी इकोनॉमी बनने के रास्ते पर है। भारत जिस तरह से, भारत के विदेश मंत्री दूसरे देशों के विदेश मंत्रियों, राजनेताओं और पत्रकारों को जो खुला खुला जो जवाब देते हैं, जो पहले कभी नहीं दिया गया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये वास्तविकता है। और उसी तरह से जिस तरह से डिफेंस का एक्सपोर्ट शुरू हो गया है, जो डिफेंस रिलेटेड मामले हैं, वो कारण कोई भी रहे, वो इतने बैकड्रॉप में रहे हैं, उसका इतना कुछ व्यक्तिगत हितों के लिए उसका दोहन किया गया है कि भारत में डिफेंस रिलेटेड इंडस्ट्री नहीं लगी, वो अब लगने वाली है। और ये कहा जा रहा है, कुछ टारगेट हैं बड़े ही एम्बिशियस, 25,000 करोड़ या उससे ज्यादा के एक्सपोर्ट के, और 1 लाख करोड़ का तो जो है, वो जो बहुत सारे आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं इक्विपमेंट जो कि भारत में ही बनेंगे और बन सकते हैं, भारतीय कंपनियां बनाएंगी या विदेशी कंपनियां आके भारत में बनाएंगी, ताकि भारत की सरकार को रेवेन्यू मिले, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो। तो ये जो एक जो लगातार एक वो है कि कुछ नहीं हो रहा है, तो भाई आपका आपके एयरपोर्ट जो है 700 प्लेन है, तो ये जो विमानन कंपनियां हैं जो प्राइवेट है, सोच समझ के काम करती है, चाहे एयरलाइंस टाटा के पास है, दूसरी इंडिगो है और दूसरे हैं, तो उन्होंने करीब 1500 प्लेन के ऑर्डर, 1000 से ऊपर प्लेन के ऑर्डर दे दिया है। तो आगे आने वाले 2 या 3 साल में भारत का जो विमान है, विमान सेवा है, वो 2 से 3 गुनी होने वाली है। तो उसमें नए एयरपोर्ट भी बनने वाले हैं, और ये डिफेंस की बात हो रही है, डिफेंस प्रोडक्शन परिवर्तित भारत है जो अब एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेके अपने स्ट्रैटेजिक, चाहे बिजनेस हो, टेक्नोलॉजिकल हो, उस पे आगे बढ़ता चला रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो नेवल बेस बनाया जा रहा है ग्रेट निकोबार में,
जो कि लॉन्ग पेंडिंग था, बड़े दिनों से इसकी आवश्यकता थी। तो को उसको समझ सकते हैं इस तरह से, मतलब जो एक फॉरवर्ड थिंकिंग है और जो भारत की स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल और भारत की बात सुनी जाने लगी है। पहले अधिकतर मतलब एक तरफ यहाँ हाथ जोड़ के खड़े रहने की प्रवृत्ति ज्यादा थी, तो उसमें भी परिवर्तन तो हुआ ही होगा। तो इसको इसी दृष्टि से आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए आपने लगभग सही व्याख्या की है। जो अपना बदलाव आया है, ये बदलता हुआ नया भारत है। जो कॉन्फिडेंस कभी कभी किसी व्यक्ति को आ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी में दिखता है, मैं आपको बोलता हूं कि ये एक अलग सा कॉन्फिडेंस, एक अलग सी शान। आप हमारे कई बार लोग, नई पीढ़ी को लोग दोष तो देते हैं, लेकिन मैं कहता हूं आप उनको देखिए, आप उनके अंदर भी वो विश्वास है कि आप हम ये कर सकते हैं। वो अपनी बातों चुप नहीं रहते हैं, वो कहते हैं। देखिए, इससे पहले हमारा भारत का क्या था, वो बड़ी गिल्ट में जैसे पैदा होके और कुछ काम कर रहे ना, कुछ इस तरीके से हम लोग बड़े हो रहे थे। तो बस यार रोजी रोटी की ही बात कर लो, रोटी मिल रही है तो माल है यार, रोटी मिल रही है कितनी अच्छी बात होगी, रोटी में मतलब वो घी मिल गया, आप उसमें राजी रहते थे। वो एक हमारा अप्रोच थी। लेकिन आज हमारे लोग पूरी दुनिया में लगभग हर बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। लगभग पृथ्वी पे बसे हुए हर देश में कुछ थोड़े बहुत भारतीय हमारे वहां पहुंचकर अच्छा पॉजिटिव योगदान दे रहे हैं। तो उन लोगों को जब ये एक्सपोजर हुआ, उनको दुनिया समझ में आने लगी कि कैसे छोटे छोटे देश अपनी आ, अपने आत्मसम्मान प्लस अपनी राष्ट्रीयता के आधार पर एक अपना स्थान उस विश्व में बना के रखते हैं। तो भारत जिसके बाद संस्कृति का एक इतना अथाह मतलब विश्व को देने के लिए इतना जबरदस्त मतलब सामान मौजूद है, तो उसको लेकर उनके अंदर एक जो आत्मविश्वास जागा है। इस सरकार ने जो आर्थिक नीतियों के तहत जो थोड़ा बहुत रुपए की स्ट्रेंथ को रखा है, हमारा जो पर कैपिटा इनकम जिस तेजी से बढ़ी है बाद में, तो उससे क्या होता है, देखिए ऐसे कामों को करने के लिए ये भी सच बात है कि आपको डॉलर्स, पैसे की जरूरत होती है। तो आज हम उस स्थिति में भी हैं कि हम इस तरह का जो बड़ा नेवल बेस जो क्रिएट कर रहे हैं उसको हम एस्टेब्लिश भी कर सकेंगे और अगले 5-10 साल सस्टेन करने की ताकत भी भारत में है। तो शायद ये समय भी ऐसा है कि इस वक्त हम जब इकोनॉमिकली स्ट्रांग हुए हैं, लेकिन यही जो आपकी स्ट्रेंथ है, जिनको आप चाहते हैं, जिनका आपने नाम लिया, देखिए जो आपका इस राष्ट्र को मजबूत नहीं चाहता, वो व्यक्ति इन्हीं पे तो हर्ट करना चाहता है। तो इन पे वो डायरेक्ट हर्ट कैसे करे कि नहीं नहीं आप स्वावलंबी मत बनिए, आप डिफेंस की इक्विपमेंट आपकी, ये तो नहीं कह सकता। तो वो क्या करेगा, अरे अरे आप देखिए आपने वो पैसा वेस्ट कर दिया ताकि डिस्क्लोज हो जाए, अरे अरे आपने इकोलॉजी खराब कर दी क्योंकि आपको वो काम ना करने दिया, अरे अरे आपने इतना कार्बन फुटप्रिंट जनरेट कर दिए। ये सब तो देखिए मुद्दे होंगे ही। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरी रीडिंग है इस पूरे उसमें क्या हो रहा है कि वेस्ट जो इस चीज को बड़ा लेके आगे चलता था ना, वो खुद अब एक द्वंद की स्थिति में है इस वक्त। वो भारत को और भारत का रोल पूरे हिंद महासागर से लेके प्रशांत महासागर तक, इंडो पैसिफिक जोन जिसको वो कहते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा उनको रोल देना भी चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से उनकी इकोनॉमिक सिस्टम का चलाने की उनकी जो आदतें बनी हुई है, जो उनके बड़े बड़े जॉर्ज सोरोस टाइप जो बंदे वहां रह के उस पूरे इकोनॉमिक सिस्टम का जो फायदा उठाते हैं, उनको फिर भारत की जो इंडिपेंडेंस, द ट्रू इंडिपेंडेंट पॉलिसीज जो है ना, वो उनकी आंख में बड़ा किरकिरा बनी हुई है कि भाई ये मोदी किसी की सुनता नहीं है, या जो आज हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बात पर नहीं चलते हैं। तो ये उनको एक तकलीफ है। तो उनके जो जितने भी पेड जिस तरह के जो चैनल्स हैं, और देखिए कभी एक समय था जब आप भी, जब हम मतलब मैं स्टूडेंट के टाइम की बोलता हूँ, उसमें क्या था, कोई न्यूयॉर्क टाइम्स छपके, तो जो हमारा पढ़ा लिखा कर, लेकिन देखिए आज न्यूयॉर्क टाइम्स हो या बीबीसी हो, ये ओवर एक्सपोज हो चुके हैं। क्यों? आम जनता को पता है कि भाई वो एडवर्टीजमेंट ही जब निकालते, अच्छा कितने लोग आप एंटी इंडिया लिख सकते हो, लुक एट दैट देयर इन एडवर्टीजमेंट। तो अब मेरे को ये पता ही होगा भाई तो लिखते ही नजरिए से हो, तो वाई डू आई गिव इंपॉर्टेंस टू। तो ये मेरा क्या मानना है कि जो वेस्टर्न मीडिया का जो डोमिनेंस था, और जो दो चार एक जिन लोगों की आपने बात करी कि जो यहाँ मीर जाफर की तरह से जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें उठाते हैं, हमारे सामरिक इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो उन एजेंटों को ओपन बातें हैं, किसी एनजीओ के थ्रू, किसी अखबार में कुछ फंडिंग कर दी उसके थ्रू, आप इनका सबका देख लीजिए। मानवाधिकार के जितने इशू, एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने इशू,
कार्बन उत्सर्जन की बातें हैं, भाई अमेरिका को कार्बन उत्सर्जन की बात करने या वहां से बैठा हुआ कोई व्यक्ति करे, मैं कहता हूं अमेरिका का पर कैपिटा कार्बन उत्सर्जन आप देख लीजिए, इट्स हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। जितने हवाई जहाज वहां उड़ते रहते हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, विच इज हर्टिंग एनवायरमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन मेनी मेनी वेज। तो मतलब उनका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज वेरी वेरी हाई, फ्रॉम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ऑल अदर रिस्पेक्ट। तो ये लोग सिर्फ जब तक हम उनके लिए टूल बने हुए थे, भाई ये पहली बार ऐसी सरकार है जो उनको टकरा रही है। और उस सरकार के साथ क्या हो रहा है कि जो एक समय भी एक ऐसा किस्मत से ऐसा हुआ है कि आपके जो इंडिविजुअल इंडियंस बाहर निकलकर, आप देखिए कितनी 20-25 जो टॉप $1 बिलियन कंपनीज है, उनके सीईओ लगभग इंडियंस है इसमें। तो इंडियन का एक तो क्या है कि आपका जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो टोटल इंटेलेक्चुअल आउटसोर्सिंग जो टोटल इंडिया को करके बैठ गए, जो हमारे IIT, IIM, बहुत अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेजेस से जो निकला है ना, तो 2-3 देशों के पॉलिटिकल लीडरशिप, प्रधानमंत्री वगैरह वो भी भारतीय हैं। वो भी, हाँ, अब जैसे फिजी में तो चलो हमारा वहां पे बहुत रोल पहले से ही है, मॉरिशस में हमारे इंडियंस हैं, वेस्ट इंडीज के कुछ में है, और फिर इंग्लैंड में जब आ गए तो बहुत बड़ा वो बात होगी। स्कॉटलैंड में वो भी हमारा पुराना भारत ही था, जहाँ वो आके गए उसको पाकिस्तान कहते हैं। पुर्तगाल में भी है। पुर्तगाल में चलो वो भी पहले पुराना रिलेशन है गोवा से, गोवंस वहां पे कई बार दे वर डूइंग वेरी वेल अर्लियर आल्सो। तो ये मतलब ये जो स्थिति उभर के आ रही है। और अच्छा, इंडियंस का राइट देखिए, हम उनको रेशियली इंडियन मान के रखते हैं, लेकिन आप इंडियंस का बिहेवियर देखिए, वो जहां जिस देश में होते हैं उस देश के कानून के तहत बिना कोई गेटोइज्म इस तरह की वो अपनी कॉलोनीज क्रिएट नहीं करते हैं। जैसे कि भाई अगर आप चाइनीज को देखो, कहीं ऑस्ट्रेलिया में जाते थे तो मेरे टाइम से ही उनका जो भाई एक चाइनीज आया तो चाइनीज कोई मतलब खाना खाने जाएगा, वो चाइनीज सीवीड कोई खरीदने पहुंचेगा, उस तरह का इंडियन हरकत नहीं करते। इंडियन जाके जो गोरों के बीच में वहां फ्लैट लेके रहने लग गए थे, उन्हीं के जैसा खाना खाते, तो दे आर मोर एक्सेप्टेबल बाई इंटरनेशनल कम्युनिटी, मैं तो ये कहूंगा। तो दैट इज वन थिंग राइजिंग, जो हमारा जो नेशन इज राइजिंग। तो वो पूरी हमारी जो पासपोर्ट की वैल्यू है, आपकी सामरिक है, आपकी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है, बिकॉज ऑफ इंडो पैसिफिक में जो अभी आपको मिली इंपॉर्टेंस क्वाड में, और उसमें इसीलिए इंपॉर्टेंस मिल रही है हमारी। आज अमेरिका भी हमारी तरफ झुका हुआ है, रशिया भी हमारे को साथ चाहता है, क्योंकि भाई साइजेबल पॉपुलेशन है, साइजेबल मार्केट, एवरीबडी वांट्स एक्सेस बट एट देयर ओन टर्म्स। एंड नाउ व्हाट वी आर लर्निंग इज, नो, इफ वी आर मार्केट, वी विल बाय थिंग्स अकॉर्डिंगली आवर चॉइस। सो नाउ this changing terms is troubling some people, and then they through their stooges some kind of fire, okay चलो भाई ये है, इस इश्यू को उठा सकते हैं, तो उनके अखबारों को, उनके उस तरह के चैनल्स को उन्होंने सपोर्ट कर रखा है। किसी को एनजीओ के बहाने ये चीजें उठवा देते हैं। और भाई ये अपना वो बैड लक था कि हमने ऐसे लोगों को पहले इंडिया में पूरा मीडिया, पूरा इंटेलेक्चुअल काम हमने उनको आउटसोर्स कर रखा था। भाई जिनको आप लेफ्ट विंग कहते हो, आप बताइए ना, इंडिया में आज से 10 साल पहले वो सारी जगह वही थे। तो अब जो थोड़े बहुत उभर के आने लगे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना वो समय आता है। तो आज जब आप नेशनल लेवल पे, हमारा कोई ऐसा बंदा जो राष्ट्रीयता की बात करके राष्ट्रीयता के लेवल पे अपनी एक पॉलिसी कर रहा है, तो आपकी ओवरऑल फोर्स आपके साथ साथ आ रही है, लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, नए नए आइडियाज आ रहे हैं। और अब लुकीस भी देखिए, लुकीस पॉलिसी के तहत जिस चीज को, भाई मैं फिलीपींस में बेस था, 1997 में आ गया था मैं वहां, ऑस्ट्रेलिया से फिलीपींस आ गया था। तो एक बार आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ADGFT, ये होती है पोस्ट एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये मनीला है, 1997 की बात बता रहा हूँ। तो वो आए और मुझे वो जानते थे क्योंकि मेरे रिलेशन में थे। तो वो आए, तो अगर मैं आया हूँ बबलू, ये विल मीट, तो शाम को मिल लेंगे। तो वो उस वक्त थे अराउंड इन हिज लेट 50s या मिड 50s में थे। तो बातचीत करी, मैंने कहा सो हाउ वाज योर डे टुडे? तो very nice, very good, and I'm surprised, these Filipinos are so open. मैंने what do you mean? बोले यार, वो जो इनका जो मेरा काउंटर पार्ट है यहाँ पे, he's so young, he's in mid-30s only. और वो पूरे टाइम मुझे उससे तो पूरा कंटेनर कैसे आते हैं, आपका क्या शिपमेंट होता है, क्या जो फॉरेन ट्रेड की व्यवस्था जो भी इनका एक्सेस होता होगा, तो सो ओपन, उसने सब कुछ खोल के दिखा दिया। हम तो किसी को कुछ बात बताते ही नहीं है। तो वो आपका एटीट्यूड था 90s में, 80s में। और ये लोग, आप उस समय के आप किसी भी हमारे जो फॉरेन ट्रेड के जो मिनिस्टर थे, वो जो
टूर करते थे, आप देखिए कहाँ करते थे, हम जा रहे हैं साहब बारबाडोस, हम जा रहे हैं बरमूडा, ये सब वहां ऐश करने जाते थे। वहां से क्या सीख के लाते थे? हम उस वक्त कहते थे, मैंने इनको उस वक्त कहा था मैंने, और वो एडीजीएफटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नंबर 2 थे, उसके ऊपर डीजीएफटी होता है फॉरेन। मैंने उनको एक चीज कहा था, मैंने जिस कंट्री में भी आप आए हो ना, इस कंट्री में इतना पोटेंशियल है, आप इनको इतनी सारी चीजें दे सकते हो। मैंने उनको कहा, मैंने इस वक्त गवर्नमेंट बहुत जल्दी सेकंड हैंड एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट ढूंढेगी। मैंने कहा मैं आपको बता रहा हूँ ये टेंडर आने वाला है, पर आप लोग जाके कुछ तैयारी करिए। पर जैसे होते थे वो लोग अपना काम करने आए, मैं टूर करने आया हूँ जी, मेरे को जो फॉर्मेलिटी करने आए, मतलब मुझे पता नहीं, पर ये मैंने उस वक्त कहा था। और उसके 6 महीने से 1 साल के अंदर पता है क्या हुआ था? फिलीपींस ने न्यूजीलैंड जैसे देश के यूज्ड एयरक्राफ्ट खरीदे थे अपनी डिफेंस के लिए, क्योंकि बेसिकली तो वो डिफेंस के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी दिखाने को एक मतलब भाई थोड़ी सी एयरफोर्स चाहिए, तो हम लोगों का धंधे की तब से रखी हुई थी। लेकिन आपका फोकस तो आपकी इंटरनल चीजों में था कि मैं तो इसको इस जाति का यूं कर दूं, इसको इस धर्म का ये कर दूं। हमारा टोटल जो आपकी जो नेशनल गवर्नेंस है वो इस चीज में उलझी हुई थी। और ये लोग आज भी उसी में उलझा के इसी की बातें करके, देखो 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 वहां ये हो गया, वहां उस जाति का ये हो गया। चाहे कुछ नहीं हो रहा हो, आपको किसी व्यक्ति को नागरिक बनने नहीं देना, उसको जाति में उलझा के रखना है। और ये जो पढ़े लिखे जो अपने आप को लेफ्टिस्ट होकर और ये सब जब बातें करते हैं, तो वो भी उन पर बहुत, मतलब मैं उसी कारणवश उनसे हटा था। जो मेरा कारण था कि भाई जिंदगी भर हमको क्लास वाइज क्लास वॉर्स पढ़ाते रहे, और जब मौका आया उनका चुनावों के दौरान में, तो वो कास्ट की बात करने लगे थे। तो ये भारतीय राजनेता, भारतीय नीति, जिसने इस देश का बहुत दिनों तक, मेरा मानना है, बहुत नुकसान किया था, बहुत अपॉर्चुनिटी छोड़ी है। वी शुड बी थैंकफुल टू दिस एटीट्यूड कि हमारी आर्मी नेवी इस वक्त इस तरह का अप्रोच लेकर हमारे कॉमर्शियल एक्टिविटीज को भी डिफेंस करेगी, और अपने नागरिकों को डिफेंस करने के लिए अगर उन्होंने निकोबार ग्रेट, उसका आइलैंड का नाम है ग्रेट निकोबार, विच इज फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम आचे, तो वहां अगर बेस क्रिएट कर रहे हैं, वी शुड बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। हाँ, फ्यू माइल्स। तो आज आपका नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप उस क्षेत्र में रहे हैं। मलाक्का स्टेट की क्या स्थिति है, और फिलीपींस और ये सारे उस क्षेत्र के देश, और चाइना, और किस तरह से भारत के उस क्षेत्र में जो सामरिक महत्व या अन्य भी सामरिक महत्व, या कि और जो व्यावसायिक महत्व को पीछे छोड़ने की, उसको छोटा समझने की एक प्रवृत्ति रही है। अब कोई भी कारण रहा हो, वो प्रवृत्ति अब अमूलचूल रूप से बदल रही है। तो एक नवल बेस जिसकी जरूरत थी वो भी हो रहा है। चीन के साथ सीमाओं पे भी सड़कें, जो मैं तो अभी 6 साल पहले गया था वहां पे, सिक्किम के पास में जो सीमा है, तो वहां पे तो फौजी लोगों से तो मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा साहब नहीं बनती हैं। तो उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। तो भारत डिफेंस की दृष्टि से और अपने बहुत सारी जैसे रक्षा क्षेत्र के प्रोडक्शन की दृष्टि से, और जिस तरह से गलत बयानी पे भारत के विदेश मंत्री अपने ठसके से और सही बातों के साथ ठोस तरीके से बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात कह रहे हैं, तो उसके कारण तो कुछ होंगे, पहले तो ऐसा हुआ नहीं। तो ये डिफेंस के क्षेत्र में भी आ रहा है, और यही हम देख रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक रीजनल उस क्षेत्र का जिसको आपने देखा समझा है, उससे ही जुड़ा हुआ, उससे ही लगा हुआ जो सामरिक महत्व का जो अड्डा बन आ रहा है, तो उसके बारे में हमें बताया। तो आपका 2 मिनट, मैं तो 2 मिनट में कुछ थोड़ा 2 मिनट का कुछ ऐड करना चाहूंगा इसमें, क्योंकि आपने जब मलक्का स्टेट और ग्रेट निकोबार की बात की। देखिए, ग्रेट निकोबार में हमारा एक सॉलिड नेवल बेस क्रिएट होने के बाद आप लॉट ऑफ सर्विसेज दैट वी कैन एक्सटेंड टू इंडोनेशियन पोर्ट्स, मलेशियन पोर्ट्स एंड सिंगापुर पोर्ट्स, एंड यू विल सी ऑटोमेटिकली देयर ट्रस्ट इन इंडियन डिफेंस सिस्टम एंड इंडियन नेवल सिस्टम विल ग्रो। दैट इज वन। मैं उसके अलावा बोलता हूं कि ग्रेट निकोबार में जैसे इन्होंने किया है, मैं मोदी जी गवर्नमेंट से और फॉरेन ऑफिस से दोबारा से, उस वक्त जैसे मैंने एडीजीएफटी जी कहा था, मेरा ये निवेदन रहेगा इस प्रोग्राम के माध्यम से कि 2 देश हैं जिन पर हमको बहुत फोकस रखना चाहिए इस एशिया के अंदर। एक नंबर 1 वियतनाम, जिसमें बहुत अच्छा हम काम करता है, लेकिन हमको थोड़ी सी तवज्जो फिलीपींस को ज्यादा देनी चाहिए इस वक्त। फिलीपींस में अगर नॉर्थ फिलीपींस की तरफ हम किसी भी तरीके की, जैसे भी हमने उनको ब्रह्मोस मिसाइल तो कुछ हमने डील कर ही डाली है, किसी वजह से किसी गलती वजह हमारा वो तेजस साउथ कोरिया से बीट हो गया, कि जो भी कुछ कारण रहा, लेकिन उस पर शायद फिलिपिनोज आर रीथिंकिंग एंड मलेशियंस आर आल्सो रीथिंकिंग।
लेकिन फिलीपींस में अगर आपने किसी बहाने से अपनी आर्मी नेवी ट्रेनिंग बेस इन कंसल्टेशन विद यूएस नेवी एंड फोर्सेस एज वेल, आपने वहां की फिलीपींस आर्मी को कुछ ट्रेनिंग ब्रह्मोस की मिसाइल के चक्कर में या किसी संदर्भ में आपने कोई ट्रेनिंग का कॉन्ट्रैक्ट और वहां ले लिया, तो आप देखेंगे कि सर चाइना के साथ आपकी निगोशिएशन पावर, आप फिर उनके साथ फेस टू फेस आंखों में आंखें डालकर बात करने का पावर ही अलग होगी। क्योंकि देखिए फिलीपींस में अमेरिका का बेस होते हुए भी आपने देखा है कि ग्वाम करके एक छोटा सा आइलैंड है पैसिफिक आइलैंड के अंदर, वो भी यूएस का हिस्सा है, वो यूएस है वहां तक। उसका भी एक शाम को देकर गलती कर ही चुका था, ग्वाम पर भी यूएस अपना बेस बनाए हुए और ह्यूज बिग नेवल बेस है वहां, जिसकी वजह से चाइना है ना, सारे कंट्री इवन मतलब ऑल कंट्रीज आर वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो सेम ग्रेट निकोबार मेरा मानना है कि ये जो नेवल बेस है आपको इट विल प्रोवाइड अ ह्यूज थिंग। नाउ ऑल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैज टू बी मोर aggressive in the sense from business point of view, from जो सुरक्षा डिफेंस रिलेटेड, उसके लिए फिलीपींस और वियतनाम पे हमारा फोकस जरूर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये बड़ी रोचक चर्चा रही, आपने इसके बारे में बताया। तो नीरज रावत साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम शीघ्र ही फिर मिलेंगे और किसी नए विषय पे जरूर से आपसे बात करेंगे। नीरज रावत साहब, आपका धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। तो आपका धन्यवाद ये कार्यक्रम देखने के लिए। हमने बात की ग्रेट निकोबार में भारत की ओर से एक नेवल बेस बनाने की, एक नौसेना का अड्डा बनाने की, जिससे भारत का प्रभाव उस क्षेत्र में बढ़ेगा और कई तरह के लाभ भारत को से मिल पाएंगे। और इसमें हमारी चर्चा करने में जो उसी क्षेत्र में काम किए हुए मित्र हैं डॉक्टर नीरज रावत, उन्होंने अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव, अपना अनुभव वहां से बताया। तो आपको ये कार्यक्रम अच्छा होगा तो आप लगा होगा तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर शीघ्र मिलेंगे बात 25 के अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।